दिल्ली आया, तब पहली बार मैं आया तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पर मेरे पास कोट ही नहीं था। मैं हाफ शर्ट और स्वेटर में आया था। तब इतना ठंड था दिल्ली में, सब लोग कोट पहने हुए थे, टोपियाँ पहने हुए थे। तब हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने, एक सिक्योरिटी गार्ड था मोटा मेरे जैसा, उसका कोट निकाल के ला के मुझे दिया और मैंने पहना। और रात को फिर मैं गया और मैंने कोट के लिए कपड़े लिए और सिलाए। तो मैं इतना नया था, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी। नहीं तो एक जो क्रिटिसिज्म होता है कि ये जो आप रिकॉर्ड की बात करते हैं कि मैंने कांग्रेस के शासन में 7.5 किलोमीटर प्रतिदिन यूपीए में सड़कें बनती थी और आपके शासन में 38 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि आपने जो है 2018 में उसकी गिनती बदल दी मतलब कि आप अभी जो है पहले सिर्फ लेंथ को गिना जाता था, अब जो है ब्रेड्थ को भी, चौड़ाई को भी गिना जाता है कि भाई एक की जगह 4 या 6 जितने भी होते हैं उतने किलोमीटर में आप जोड़ते। एक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया है और उसमें आपका भी एक संसद में बयान बड़ा वायरल किया जा रहा है कि आपने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग की आपने तारीफ़ की और उसको अरुणाचल प्रदेश में आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये बार बार ऐसे सरकार पर आरोप लग रहा है, अभी तक कोई जानकारी पता नहीं। 2004 से 2014 तक आप सत्ता से बाहर रहे, फिर जब लौट के आए तब भी फिर आपको सड़क का ही काम दे दिया गया। मैंने ये कहा था कि 2024 के समाप्त होने के पहले भारत के नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। तो लोग मुझे हंस रहे थे। अब अमेरिका से कुछ लोग आए और मुझे कहने लगे कि अमेरिका के बराबर नहीं, अमेरिका से अच्छा बना हुआ है। अब कोई भी राज्य में जाओ, कोई भी, और उस राज्य में इंक्वायरी करो, लोग वहाँ के बोलेंगे कि पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। मैंने पूरा काम किया, फिर दूसरे टर्म में भी मेरा चयन हुआ था, पर मैं षड्यंत्र होकर मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए। इस बार भी जब टिकट मिलने में देर हुई तो ये कहा कि भाई टिकट नहीं मिलेगा गडकरी जी को, इस बार पर्यवेक्षक भेजे गए। तो ये बार बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि आपका टिकट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खबर पड़ी कि टेस्ला को जो है भारत में आने के लिए सरकार कोई प्रपोजल दे रही है कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि टेस्ला की गाड़ी में लोगों की बड़ी रुचि है, लेकिन वो भी भारत में इतनी ज़्यादा उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी हमने लगा रखी है कि वो बहुत महंगी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले में हम? अभी बीच में टेस्ला के लिए नहीं, पर कुछ नीतिगत सुधार हुआ है, कुछ पॉलिसी बनी है, उसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं। शायद इसमें टेस्ला भी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को कई बार ये लगता है कि अब आप संन्यास की मुद्रा में आ गए कि बस अब बहुत हो गया इस तरह। मैं कोई संन्यास लेना नहीं चाहता। एक और बात बार बार आपके बारे में ये कही जाती है, जो आपके विरोधी कहते हैं कि भाई गडकरी जी को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2014 में आप लड़ने गए थे, तब आपको कहीं ये डर नहीं था कि भाई ये तो कभी पार्टी हमारी जीतती नहीं है नागपुर की सीट में, मतलब पहली बार आप लड़ने जा रहे थे? मुझे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने और संघ में भी बहुत लोगों ने कहा कि तुम नागपुर से मत लड़ो। मुझे 3-4 जगह भी ऑफर हुई थी। अच्छा। पर मैंने कहा मैं यहाँ 15-20 साल 25 साल काम कर चुका हूँ, मेरा विश्वास है कि जनता मुझे चुन कर देगी। बोले ये सी ग्रेड की सीट है, तो जो भी है। सी ग्रेड मतलब ये जितना मुश्किल है? मुश्किल है। फिर लड़ा, मैं चुनाव जीता, पहली बार जीता, दूसरी बार जीता और तीसरी बार लड़ रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जीतूंगा। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में आज मेरे मेहमान हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इस समय नागपुर से सांसद है और तीसरी बार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। नागपुर वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय है, लेकिन बीजेपी, नितिन गडकरी ने पिछले 2 बार से ये चुनाव जीता है, लेकिन इससे पहले सिर्फ एक ही बार नागपुर से चुनाव जीता है बीजेपी ने। यानी नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय होने के बावजूद नागपुर की जो सीट है वो बीजेपी के लिए एक तरह से मुश्किल सीट रही है, जिसको गडकरी जी ने पिछले 2 बार से आसान बना दिया है। तो गडकरी जी, आपका स्वागत है इस साक्षात्कार में। नमस्कार। तो लोग आपको आजकल तो जानते हैं सड़कों के लिए ही, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, जब आप हमको लेके गए थे मीडिया की टीम को, और वहाँ धूल धक्कड़ थी और आप हेलमेट वगैरह लगा के मीडिया को दिखा रहे थे। तब तो किसी को यकीन भी नहीं होता था कि इतने, मतलब जितना टोल टैक्स होगा या ये हाईवे पे कोई जाएगा अभी नहीं जाएगा। तो ये मैं आपको करीब 27-28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये जो आप रोडकरी कैसे बन गए, मतलब रोडकरी या रोड में आपकी धुन कैसे लग गई? देखिए, महाराष्ट्र में जब मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना युति की सरकार बनी,
तब मैं जब मंत्रिमंडल में आया, लेट आया, तो मुझे गोपीनाथ मुंडे जी ने पूछा कि तुम्हारे लिए देने के लिए 2 डिपार्टमेंट है, एक पावर है और एक पीडब्ल्यूडी है। पावर में उस समय एनरॉन का विवाद चल रहा था, जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो चॉइस करोगे वो मैं तुमको दूंगा। बोला आप जो देंगे वो मैं लूँगा। तो उन्होंने कहा ये एनरॉन का फिलहाल ज़रा है, डिबेटेबल इशू है, तो तुम पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर करके करो, डिपार्टमेंट लो। और मुझे उन्होंने डिपार्टमेंट दिया और तब से मैं रोड, ब्रिजेस ये काम करने लगा। देश का पहला बीओटी रोड, ये बीओटी मैंने ही शुरू किया। थाने भिवंडी बाईपास बनाया, फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ी की और जिसके कारण मेरी आइडेंटिटी भी बनी, प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हुए और ये प्रोजेक्ट पूरे भी हुए। और ये जो मुंबई पुणे हाईवे था उसको उस समय धीरूभाई अंबानी थे, उनने 3600 करोड़ रुपए कोट किया था। तो उस समय मैंने वो टेंडर रिजेक्ट किया और हमने वो काम केवल 1600 करोड़ में किया, 2000 करोड़ बच गए। तो एक तो वो क्या कहानी गडकरी जी, बार बार आप पहले भी बता चुके हैं ये, मुझे लगा था कि विधानसभा में भी शायद आपने ये बात बताई थी कि उन्होंने 3600 करोड़ मांगे थे, उन्होंने मुंबई में ज़मीन भी मांगी थी और आपने कहा कि नहीं मैं इसे सस्ते में काम करा दूंगा, फिर आप दूसरे ठेकेदार लेके आए। उन्होंने क्या किया, जब टेंडर रिसीव किए थे, 3 टेंडर आए थे, तो लोवेस्ट ऑफर उनकी थी 3600 करोड़ की। तो मैंने उनको कहा कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1600 करोड़ तक ठीक है, 1800 करोड़ तक भी होगा तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पुराएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर नेचुरली विवाद हुआ। फिर उस समय उनका कानूनी मार्ग से लोवेस्ट आया हुआ प्रोजेक्ट उनको नहीं देना जी। तो मैंने स्टैंड लिया कि ये 1800 करोड़ में हो सकता है। काफ़ी विवाद रहा, पर फिर हमने MSRDC की स्थापना की और वो पूरा प्रोजेक्ट 1600 करोड़ में पूरा हुआ। वर्ल्ड क्लास पहला एक्सप्रेस हाईवे बना और जिसके कारण मुझे भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी मेरी एस्टेब्लिश हुई और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेरा नाम जुड़ गया। वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मेरे लाइफ का लैंडमार्क प्रोजेक्ट था। फिर वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर 55 उड्डान पुल बनाया और ये सब प्रोजेक्ट के कारण हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें लोग जो इनोवेटिव मॉडल था बीओटी का, जिसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ा करके हुआ, उसकी काफ़ी सराहना हुई और धीरे धीरे वो सब फिर मेरे साथ जुड़ गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुझे बनाने के लिए कहा, वो काम मैंने किया और इस प्रकार से मुझे आगे फिर ये लाइन लग गई। नहीं, मुझे याद है, मैं वाजपेयी जी के बारे में आपसे अलग से आगे सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे याद है कि 5 साल में ही आपकी सरकार गिर गई थी। 125 ही विधायक आपको आए थे महाराष्ट्र में और 20 विधायकों के लिए ज़रूरत थी सरकार बनाने के लिए। तो आप भी काफ़ी प्रयास करने में लगे हुए थे कि भाई कैसे भी करके हम सरकार दोबारा से स्थापना कर दें। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई क्यों, मैंने कहा गडकरी जी इतना इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा अभी पुल पूरे करने हैं, इसलिए गडकरी जी चाहते हैं कि वापस जो है, ये मुझे अच्छे से याद है किसी ने कहा था वर्षा बंगले पे कि नहीं गडकरी जी इसलिए लगे हुए हैं कि हमको वापस से और पुल बनाने हैं महाराष्ट्र में। तो वो जो सरकार चली गई उसके बाद में फिर आपको वाजपेयी जी ने बुलाया इस काम के लिए, वो क्या कहानी हम ये जानना चाहते हैं। क्या हुआ कि सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास मंत्री बने जी। और पटवा जी मुंबई में मेरे घर पर ही रहते थे। मंत्री नहीं थे तब भी और मंत्री होने के बाद में भी। तो स्वाभाविक रूप से मेरा उनका बड़ा पारिवारिक संबंध था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही मैंने उनको सुझाया कि गाँवों को जोड़ने वाला रोड बनना चाहिए। उनको आइडिया पसंद आई। फिर हमने काफ़ी वर्क किया, मैंने उनको कुछ जानकारी बताई, स्कीम बनाई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप दिल्ली आओ। उन्होंने अटल जी से समय लिया, मुझे अटल जी के पास लेके गए, वो पूरी योजना मैंने बताया। अटल जी ने कहा ऐसा नहीं, उन्होंने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की, मुझे कहा ये पूरा डिटेल अच्छा रिपोर्ट तैयार करो और मुझे दो। फिर मैंने उनको दिया और 15 दिन के अंदर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर घोषणा की, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान के इतिहास में करीब 3.5 लाख गाँवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और एक ऐतिहासिक रिवोल्यूशनरी ऐसी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, आज भी उसकी लोकप्रियता लोगों में है। नहीं तो गडकरी जी, जब वाजपेयी जी की भी सरकार चली गई और 2004 से 2014 तक आप सत्ता से बाहर रहे, फिर जब लौट के आए तब भी फिर आपको सड़क का ही काम दे दिया गया? नहीं, अब तो क्या है कि जो
थोड़ा मुझे भी अनुभव मिला, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। जी। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तब चर्चा करके मंत्रिमंडल तैयार हुआ। तो मैं आपको कौन सा काम करना है, तो मैंने कहा रोड का। तो उन्होंने कहा कि जो पहले 4-5 डिपार्टमेंट है इसमें नहीं आता ये। तो मैंने कहा नहीं आता तो नहीं आता, पर ये काम की मुझे जानकारी है, अगर आप ये देंगे तो मैं अच्छा काम कर सकूँगा। तो फिर मुझे रोड का काम मिला और 10 साल मैं आज रोड का काम कर रहा हूँ। और काफ़ी 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, टनल्स बनी, रोड बने, एक्सप्रेस हाईवे बने, ब्रिजेस बने। और उसने मुझे देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया में बहुत मान्यता दी। मैंने नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में शुरुआत की, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करना इनिशिएटिव लिए। और आज मुझे लगता है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कहता था कि अमेरिका के बराबर होगा। मैंने ये कहा था कि 2024 के समाप्त होने के पहले भारत के नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। तो लोग मुझे हंस रहे थे। अब अमेरिका से कुछ लोग आए और मुझे कहने लगे कि अमेरिका के बराबर नहीं, अमेरिका से अच्छा बना हुआ है। तो ये निश्चित रूप से एक समाधान का विषय है। नहीं तो एक जो क्रिटिसिज्म होता है कि ये जो आप रिकॉर्ड की बात करते हैं कि मैंने कांग्रेस के शासन में 7.5 किलोमीटर प्रतिदिन यूपीए में सड़कें बनती थी और आपके शासन में 38 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि आपने जो है 2018 में उसकी गिनती बदल दी मतलब कि आप अभी जो है पहले सिर्फ लेंथ को गिना जाता था, अब जो है ब्रेड्थ को भी, चौड़ाई को भी गिना जाता है कि भाई एक की जगह 4 या 6 जितने भी होते हैं उतने किलोमीटर में आप जोड़ते हैं, इसलिए आपने ये रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के राज में जो पद्धति थी वही पद्धति हमारे राज्य में है और उसी पद्धति से हमने 38 किलोमीटर बनाया और उनका रिकॉर्ड बहुत कम था। हमने कोई बदलाव नहीं। पर 2018 में एक पॉलिसी चेंज हुआ कि इस तरह से गिना जाएगा कि सड़क विकास का जो मार्ग है उसके लिए 4 गुना गिना जाएगा, अगर ये कोई बदलाव हुआ था? उनके समय भी पद्धति वही थी, जो लेन कैलकुलेट करने की पद्धति थी वही थी जी। और ये पद्धति अभी भी वही है। अच्छा, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने उनसे 6 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई हैं? नहीं तो दिखता ही है। अब अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, आप कोई भी राज्य में जाओ, कोई भी, और उस राज्य में इंक्वायरी करो, लोग वहाँ के बोलेंगे कि पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। अभी नॉर्थ ईस्ट में केवल हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, उसमें से करीब 60,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और हमारे काम चल रहे हैं। नहीं तो ये जो बात तो सही है कि 10 सालों में जो है सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट सब बने हैं, लेकिन जो आपके आलोचक वो भी कहते हैं कि आप सिर्फ वो दिखाने वाले काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है जनता को सीधे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, चाहे वो रोज़गार के लिहाज से हो या चाहे वो मतलब उनकी आमदनी बढ़ाने की लिहाज से हो। मेरी बात तो ऐसी है कि देश में अगर रोजगार निर्माण करना है तो इंडस्ट्री और उद्योग व्यापार बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री और उद्योग व्यापार अगर बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर पावर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो रोजगार नहीं मिलेगा जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। आज हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ी है, जीडीपी बढ़ा है और जिसके कारण रोजगार बढ़ा है। अब मैं जैसे मेरे डिपार्टमेंट के साथ संबंधित है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैं जब आया तो इसका साइज़ था 7 लाख करोड़, आज हो गया 12.5 लाख करोड़। 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। देश में सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी देने वाली अगर कोई है तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है और वर्ल्ड में तो हमारा नंबर 12वां था, 7वां हुआ और अभी 3 महीने पहले हमारा 3रा बना। हमने जापान को पीछे में लगा डालकर पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर इंडिया और चौथे पर जापान गया। तो ये प्रगति तो हमने की है। नहीं तो गडकरी जी, हमारा जो चैनल है बेस तक, उन्होंने मुझे कहा से आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चूँकि आपने ऑटोमोबाइल की बात की कि उसके बारे में सवाल पूछे, तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये क्या आप कह रहे हैं कि 2030 तक 1 करोड़ व्हीकल्स भारत में हो जाएंगे? ये आपने बात 300% राइज है, 300% वेटिंग लिस्ट है। और देखो अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर है, फिर वो $112 पर आई और जिस दिन वो $100 पर आएगी, $100 पर किलोवाट पर आवर, उस दिन पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम होंगी।
और इलेक्ट्रिक में जहाँ आप पेट्रोल डीजल में एक 100 रुपये का डीजल पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, वहाँ 6-7 रुपये की बिजली लग रही, और उसी कॉस्ट में पोल्यूशन नहीं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस। पर अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही है वो महंगी है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। वही मैंने कहा कि उसमें 40% कॉस्ट बैटरी की होती है। अब बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो 6-7-8 महीने में $100 पर किलोवाट पर आवर हो जाएगी। तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम हो जाएगी, तो लोग वही वापरेंगे। और एक मैंने खबर पढ़ी कि टेस्ला को जो है भारत में आने के लिए सरकार कोई प्रपोजल दे रही है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि टेस्ला की गाड़ी में लोगों की बड़ी रुचि है, लेकिन वो भी भारत में इतनी ज़्यादा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगा रखी है कि वो बहुत महंगी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले में हम? अभी बीच में टेस्ला के लिए नहीं, पर कुछ नीतिगत सुधार हुआ है, कुछ पॉलिसी बनी है, उसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं, शायद इसमें टेस्ला भी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब गाड़ियों से ना, जो गडकरी जी आपने बात की सड़कों की, लोग एक शिकायत आपसे सब लोग करते कि गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें हर जगह बन गई, लेकिन लोग जो है टोल टैक्स को लेकर बड़ी शिकायत करते हैं कि टोल टैक्स हमको हर जगह देना पड़ता है। देखिए, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और दूसरा, ये टोल टैक्स ये चार्ज नहीं है, यानी ये आप देखिए मुंबई से पूना, आपको पता है ये हमारा हाईवे नहीं था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में आते हैं। तो 9 घंटे में जो गाड़ी चलती है और 2 घंटे में, उसमें पेट्रोल डीजल की बचत होती है। पहली बात, समय के 7 घंटे बचते हैं। दूसरा, हमारा देश गरीब है, हम इतने बड़े बड़े हाईवे गवर्नमेंट बजट से नहीं बना सकते। तो ये जो हाईवे बनाकर जो समय, अभी हम लोग हिमाचल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना रहे हैं, ग्रीन एक्सिस कंट्रोल, 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। जो मुंबई से दिल्ली ट्रक एक महीने में 4-5 ट्रिप मारता था, अब 8 या 10 ट्रिपें मारेगा। तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और फ्यूल में भी सेविंग होगा। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि देश गरीब है, सरकार इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मुंबई में अभी जैसे नावा शिवा का जो ब्रिज बना है, ये हम 25-30 साल से सुन रहे थे, लेकिन उसका जो टोल है साल का कुछ 1.5 लाख रुपया बैठ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि हम कैसे खर्च करेंगे ये। ऐसा नहीं है, लोग खुशी से कर रहे हैं। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, मुंबई पुणे हाईवे बना तो एसटी ने निर्णय किया कि हम ओल्ड रोड से जाएंगे, हम हाईवे से नहीं जाएंगे। तो लोगों ने एसटी को रोका, सब पैसेंजर ने पैसे इकट्ठा किए, बोले हम भरेंगे, इधर से चलो। तो लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए, और अगर देश में अच्छी सर्विस करनी है तो थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक और, चूँकि ये हमारे दर्शकों का बार बार सवाल आता है कि फास्टैग आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अभी भी जो मैनुअल कलेक्शन सब जगह चलता है, कहीं ना कहीं वो ठीक से काम नहीं करते। तो ये पूरी तरह से, जैसे आपने कहा कि मैं वर्ल्ड क्लास रोड बना रहा हूँ, तो ये वर्ल्ड क्लास अभी 98% पेनिट्रेशन फास्टैग का हुआ है। हम अब सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, वो आने के बाद टोल भी नाके नहीं रहेंगे, केवल आपके कैमरे में आपकी गाड़ी जहाँ से एंट्री करेंगे उसका फ़ोटो आएगा, जहाँ से निकले वहाँ से आएगा, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो ये कब होगा या कहाँ से आप शुरुआत करेंगे? अभी लगभग फाइनल हो गया है, अब कोड ऑफ कंडक्ट है, ये चुनाव खत्म होने के बाद जब नई सरकार आएगी तो निश्चित रूप से होगा। तो गडकरी जी, मतलब सड़क की काफ़ी बातें कर ली हमने, गाड़ियों की बातें कर ली, अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। तो ये जब आप, मुझे याद है कि आप जब ने आप कहा कि 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई, फिर आप महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता बन गए, लेकिन फिर जब 2009 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव हार गई तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे याद है कि जब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो लोगों को यहाँ पता नहीं था, तो प्रकाश जावड़ेकर ने सबको कहा कि अरे गडकरी मतलब जो गढ़ की रक्षा करने वाले, मतलब किले की रक्षा करने वाले, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो ये जो नागपुर से सीधे आप दिल्ली जब आ गए, तो वो क्या रहा आपको दिल्ली समझने में या यहाँ काम करने में दिक्कत? मुझे एक्चुअली ये जो अवसर मिला अनएक्सपेक्टेड था। जब मेरा चयन हुआ इस बात के लिए, तो मैं मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ने के बारे में थोड़ा रिलेक्टेंट भी था। दिल्ली आया, तब पहली बार मैं आया तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, उसमें याद नहीं आ रहा, पर मेरे पास कोट ही नहीं था, तो मैं हाफ शर्ट और स्वेटर में आया था। तब इतना ठंड था दिल्ली में, सब लोग कोट पहने हुए थे, टोपियाँ पहने हुए थे।
तब हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने, एक सिक्योरिटी गार्ड था मोटा मेरे जैसा, उसका कोट निकाल के ला के मुझे दिया और मैंने पहना। और रात को फिर मैं गया और मैंने कोट के लिए कपड़े लिए और सिलाए। तो मैं इतना नया था, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी। मैंने पूरा काम किया। फिर दूसरे टर्म में भी मेरा चयन हुआ था, पर मैं षड्यंत्र होकर मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए, कुछ सिद्ध हुए नहीं, सब झूठ निकले। मुझे कांग्रेस की सरकार ने बाद में सर्टिफिकेट दिया, पर उसके बाद जब ये चर्चा हुई तो मैंने कहा कि अगर ये लोग मुझे पूछने लगे कि यही चलता रहेगा तो मैंने अच्छा करो, मुझे नहीं बनना है, मैं को बनाओ, मैंने छोड़ दिया। पर अब उसके बाद में मेरे ऊपर कोई आरोप भी नहीं हुए, कुछ हुआ भी नहीं आगे। मैं तो इस सबसे सही सलामत निकल गया। और पर मैं पार्टी का काम करता रहा, और जब मोदी जी की सरकार आई तो मैं मंत्री बना। नहीं, तो जो षड्यंत्रों की बात आपने की, जब आपके ऊपर आरोप लगे वहाँ पर पूर्ति घोटाले को लेकर, और वो आपने कहा कि बाद में आपको क्लीन चिट मिल गई, तो ये षड्यंत्र आपकी पार्टी के लोगों ने किए या कांग्रेस पार्टी वालों ने किए? अब वो किसी पार्टी वालों ने नहीं किया, पर जो भी था वो विषय ख़त्म हो गया। मुझे अब उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं यही बोलता हूँ अपने नसीब में था, हो गया, और इसलिए किसी को दोष भी नहीं देता। वो इतिहास भी ख़त्म हो गया। फिर मैं पार्टी में काम करता रहा, मेहनत करता रहा, बाद में मंत्री बना। और मंत्री बनने के बाद में डिपार्टमेंट में मैंने ओनरशिप के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम किया, और मेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। और मैं देश के लिए, समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करना चाहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि 20% पावर पॉलिटिक्स, 80% सोशल सर्विस, मैं वो काम करता हूँ। आज भी अनेक क्षेत्रों में काम करता हूँ और अभी भी काम करते आया हूँ। नहीं, तो ये जो आपने कहा कि 20% पॉलिटिक्स, 80% सोशल सर्विस, 20% सत्ता कारण। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। केवल सत्ता कारण यानी पॉलिटिक्स नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण, सेवा करना, सेवा कारण, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये भी राजनीति का अर्थ है। गांधी जी जब बोलते थे स्वाधीनता के खिलाफ आंदोलन, वो भी राष्ट्र कारण यानी राजकारण था। आज केवल पावर पॉलिटिक्स की चर्चा होती है। मैं कहता हूँ ये भी करना चाहिए, पर 20%, 80% समाज की सेवा करनी चाहिए। और मेरा अनुभव ऐसा है कि ये 80% काम करने से आपकी लोकप्रियता, आपकी स्वीकार्यता, आपका पब्लिक सपोर्ट कई गुना बढ़ता है। नहीं, पर ये जो आप इस तरह के बयान देते, मतलब पिछले कुछ सालों में, तो उससे लोगों को कई बार ये लगता है कि अब आप संन्यास की मुद्रा में आ गए, कि बस अब बहुत हो गया इस तरह मैं की। कोई संन्यास लेना नहीं चाहता, मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूँ। कोई मिसयूज लोग उल्टो इंटरप्रेट करते कि मैं जब समाज सेवा की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं राजनीति छोड़ने वाला हूँ। तो मेरी बात को बिना समझे उसको तोड़ मरोड़ पर गलत बताया गया। मैं तो राजनीति में हूँ, और जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मैं देश की सेवा करते रहूँगा। तो हम चूँकि जो नागपुर की बात कर रहे थे पहले, कि आप नागपुर से दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि गडकरी जी, ये नागपुर 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को अगले साल, लेकिन 1996 में ही एक बार बीजेपी वहाँ चुनाव जीती थी आपके पहले। तो जब 2014 में आप लड़ने गए थे, तब आपको कहीं ये डर नहीं था कि भाई ये तो कभी पार्टी हमारी जीतती नहीं है नागपुर की सीट में, मतलब पहली बार आप लड़ने जा रहे थे वहाँ? मुझे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने और संघ में भी बहुत लोगों ने कहा कि तुम नागपुर से मत लड़ो। मुझे 3-4 जगह भी ऑफर हुई थी। अच्छा। पर मैंने कहा मैं यहाँ 15-20 साल, 25 साल काम कर चुका हूँ, मेरा विश्वास है कि जनता मुझे चुन कर देगी। बोले ये C ग्रेड की सीट है, मतलब जो भी है। सी ग्रेड मतलब ये जितना मुश्किल है? मुश्किल है। फिर लड़ा, मैं चुनाव जीता, पहली बार जीता, दूसरी बार जीता, और अब तीसरी बार लड़ रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जीतूंगा। तो ये सी ग्रेड से A ग्रेड हो गई है? निश्चित रूप से हुई है। कार्यकर्ताओं ने और मैंने, हमने साथ मिलकर बहुत परिश्रम और मेहनत की है, उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। नहीं, तो बार बार ये, अब जैसे इस बार भी जब टिकट मिलने में देर हुई तो ये कहा कि भाई टिकट नहीं मिलेगा गडकरी जी को, इस बार पर्यवेक्षक भेजे गए, तो ये बार बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि आपका टिकट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब गलत है। कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजे थे। महाराष्ट्र के हर लोकसभा क्षेत्र में निरीक्षक गए थे, वहाँ बातचीत की, पद्धति है पार्टी की। अब पहले रेंज में जो टिकटें बांटे गए वो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के थे। और यहाँ उन पदाधिकारी आते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद निर्णय होता है। तो महाराष्ट्र की टीम ही नहीं आई, चर्चा ही नहीं हुई, इसलिए मेरा नाम फाइनल नहीं हुआ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। तो मेरा नाम पहले लिस्ट में नहीं देखकर कुछ लोगों ने
उसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, पर ये कन्फ्यूजन का भी थोड़ा इतिहास है ना गडकरी जी। आपको संसदीय बोर्ड, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसका आपने जिक्र किया, उसमें आपको शामिल नहीं किया जब उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो आप पार्टी के अध्यक्ष रहे, इतने सीनियर व्यक्ति है, फिर आपको उस जब बोर्ड में जगह नहीं मिली, तब इस वजह से भी इस तरह के जो स्पेकुलेशन होते हैं उसके। देखिए, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसको रखना नहीं रखना अध्यक्ष का अधिकार होता है। ठीक है, उन्होंने नए लोगों को लिया तो ये उनका अधिकार है, मेरी कोई तकरार नहीं उसके बारे में। तो एक और बात बार बार आपके बारे में ये कही जाती है, जो आपके विरोधी कहते हैं कि भाई गडकरी जी को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब अभी उद्धव ठाकरे ने भी आपको अभी तो ऑफर। कोई प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता। इस बार हमें अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ना हमारे कोई मन में ऐसी बात है, और बात है तो यही है कि 400 सीटों के पार जाएंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, शिवसेना ने भी ये ऑफर दिया था आपको कि आप इंडिया अलायंस में आ जाइए, हमारे प्रधानमंत्री पद के आप उम्मीदवार बन जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस बात पर विश्वास रख के काम करता हूँ। मेरी विचारधारा, मेरा सिद्धांत, मेरी पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, पर कभी आपके मन में ये नहीं रहा होगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? राजनीति में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि भाई मैं प्रधानमंत्री। समाधानी राजनीतिज्ञ हूँ, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, और भगवान ने मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी है, उसके ऊपर मैं पूरी तरह समाधानी हूँ। तो गडकरी जी, अब बात जो करते, जो ताज़ा मुद्दे जो चुनाव में चल रहे हैं उसके बारे में, कि एक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया है, और उसमें आपका भी एक संसद में बयान बड़ा वायरल किया जा रहा है कि आपने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग की आपने तारीफ़ की और उसको अरुणाचल प्रदेश में आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये बार बार ऐसे सरकार पर आरोप लग रहा है, अभी तक कोई जानकारी पता नहीं कि उसने। ये मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, और आप भी पत्रकार हैं, एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी हमारे यहाँ कभी उसका कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन करने के लिए आना नहीं पड़ा। हम करप्शन फ्री है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटेटिव है। हाँ, रही बात ऐसी कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, कैबिनेट से हमने अप्रूवल लिया था, वो काम हमने 6,000 करोड़ में करके 5,000 करोड़ बचा है। और ये जो 5,000 करोड़ बचा है हमने, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट में बेचा, और वो -8 डिग्री टेम्परेचर है, कारगिल के नीचे है वो, हिमालय में, और आशिया के सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल है। 70-75% काम हुआ। काम करना बहुत कठिन है, मैं खुद 3 बार वहाँ जाके आया हूँ, और क्वालिटी बहुत अच्छी है और काम ठीक हुआ है। यही बात मैंने लोकसभा में बताई, और अच्छा काम हुआ है ये बताया। इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। और ये भी काम हुआ तब 5-6 टेंडर आए थे, वो टेंडर में लोएस्ट टेंडर जो था उसको मिला, कोई किसी को हमने फेवर नहीं किया। नहीं, तो ये अब एक और आरोप बार बार लग रहा है आपकी सरकार पर कि भाई एक तरफ छापा पड़ता है, फिर वो चंदा देता है। अभी तक हालांकि पता नहीं कि उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, जैसे डीएमके को भी चंदा दिया निकला। तो ये बार बार एक जो आरोप लग रहा है, ये गलत आरोप है, ऐसा कोई नहीं है। पर ये मतलब इसका डेटा दिखता है ना गडकरी जी की यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं और उसके अगले महीने उसने चंदा दिया। अब किसको दिया अभी भी नहीं पता। तो बहुत सी बातें क्लियर ही नहीं हुई है, अभी ये बहुत अनटाइमिंगली होगा। मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट में चल रहा है, अभी एकदम कुछ इन्फ्रेंस निकाल के कुछ कहना उचित नहीं होगा। तो ये बताइए कि आप इतने सालों से पॉलिटिक्स में हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आए थे तो वो एक प्रयास सरकार ने दावा किया कि भाई हम उसको क्लीन अप करना चाहते इसलिए हुआ। तो अब ये नहीं होंगे तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होगी देश में? ये बिल्कुल सही बात है कि जब अरुण जेटली जी ने ये बात सोची थी, तब यही था कि कोई देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी पैसे के सिवा चुनाव तो नहीं लड़ सकती जी, और इसलिए चुनाव के लिए कुछ देशों में सरकार खर्चा करती है। तो इसी भाव में सब पार्टियों को एक सोर्स मिले जो नंबर 1 का हो, स्ट्रेट हो, इसलिए बॉन्ड की बात आई। तो एक अच्छे भाव में हमने इसको शुरू किया था। पर ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर मैटर इज सब जुडिस, जो भी निर्णय होगा उसका आदर करेंगे। एक और जो आरोप लगता है, और अपने जो महाराष्ट्र के ही नेता है बीजेपी के राव साहब दानवे, इन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि हम उसमें लोगों को डालते हैं, तो गुजरात की पाउडर है और निरमा पाउडर, और वो साफ़ होकर निकल जाते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन के बारे में आपको क्या लगता है? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर दूंगा। ये शायद दानवे जी ने मजाक में कुछ कहा होगा, उसको मजाक के रूप में लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, पर मजाक में नहीं ना, हम तो रियलिटी में भी देखते हैं, मतलब महाराष्ट्र में ही नहीं सब जगह पर, कि जिन नेताओं पर आरोप लगते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर उन पर जांच जो है वो ठंडी पड़ जाती है या नहीं भी पड़ती तब भी
वो जेल जाने के डर की वजह से बीजेपी में लोग आ रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसी सच्चाई नहीं है। हमारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर है, वो अपना काम करती है और अभी भी कर रही है। ऐसा कुछ कहना अन्यायपूर्वक होगा। नहीं, परसों ही राहुल गांधी ने जो शिवाजी पार्क में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने मेरी माँ को फ़ोन करके वो रोए कि भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों का अनुमान ये था कि वो अशोक चव्हाण के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अशोक चव्हाण ने भी इसके बारे में सफाई दी। आपको याद होगा कि आप ही लोगों ने उन पर आदर्श घोटाले के आरोप लगाए थे, वापस वो बीजेपी में आ गए हैं। देखिए, आखिर पार्टी का विस्तार करते समय अलग अलग लोगों को जोड़ना पड़ता है और हमारी पार्टी अब 51% से ज़्यादा समर्थन हासिल करना चाहती है। तो नेचुरली अलग अलग लोगों को हम पार्टी में ले रहे हैं और निश्चित रूप से पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप वो आगे काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं तो क्या मतलब 400 पार जाना है इसलिए जिसको भी लेना है उसको ले लेंगे? 400 पार हम जाएंगे और देश का इतिहास बनाएंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से होंगे। और जीत को अपना एक महत्व होता है, सबको जोड़ना पड़ता है, सबका वोट लेना पड़ता है। हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और 400 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे। नहीं तो मैं, चूँकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे गडकरी जी, और कि ये जो महाराष्ट्र में अब सरकार बनी कि आपने एनसीपी में भी फूट डाल दी, आपने शिवसेना में भी फूट डाल दी, आज राज ठाकरे भी मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या मतलब बीजेपी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतनी? हमने किसी पार्टी को फूट नहीं डाली, उनकी पार्टी की अपने आप में कुछ समस्याएं थी, वहाँ के लोग अस्वस्थ थे और बीजेपी की सरकार, मोदी जी का नेतृत्व, परफॉर्मेंस, वो सब देखकर उनको लगा कि हमने इससे जुड़ना चाहिए, इसलिए लोग जुड़े। नहीं, पर आप ठाकरे फैमिली से आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, बाला साहब से भी आपके संबंध थे। शिवसेना में जो हुआ कि अब शिवसेना कह रही है कि भाई हमारा ठाकरे फैमिली का पास असली शिवसेना ही नहीं है, या आप शरद पवार के साथ भी ये हो गया कि उनकी जो पार्टी है वो उनकी पार्टी नहीं रही। तो ये आप जो मानते हैं ये क्या सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा मानते हैं? देखिए, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ जब अलायंस की तो अनेक शिव सैनिकों को बाला साहब ने भी कहा था कि मैं कभी जीवन भर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। इसके कारण भी एक बड़ी अस्वस्थता थी, वो एक कारण है जो शिवसेना टूटी है। नहीं तो ये बात कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसकी सिंपैथी है शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ, और इसका जो है आपको महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं लगता, उल्टा इस समय हम बहुत स्ट्रांग बने हैं और 45 तक सीटें हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी और फिर से एक बार महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं तो ये जो मैं अलाइंस की बात सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे गडकरी जी कि अब जैसे मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू को भी ले आ गया आंध्र प्रदेश में, फिर आप उड़ीसा में बीजेडी को भी लाने की बात चल रही, तो ऐसा लग रहा है कि भाई सबको अपनी तरफ ले लो, विपक्ष रहेगा ही नहीं देश में। नहीं, कांग्रेस भी कर रहे हैं ना, वो भी उनकी अलायंस बढ़ा रही, हम भी अपने अलायंस बढ़ा रहे, इसमें गलत क्या है? जहाँ हम लोग स्ट्रांग नहीं है वहाँ उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता। आपने बात की मतलब पहले भी आपने बयान दिया कि विपक्ष भी देश में होना चाहिए और वो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जब आप 400 पार चले जाएंगे तो विपक्ष तो फिर रहेगा ही नहीं देश में। नहीं, मैंने ये कहा था कि लोकतंत्र अगर यशस्वी होना है तो सत्तारूढ़ पार्टी जितनी आवश्यक है उतनी अपोजिशन पार्टी भी आवश्यक है। दो चक्के हैं जिस पर गाड़ी चलती है, तो विपक्ष भी रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पर सीटें जीतना ये जनता के ऊपर निर्भर होता है, जनता को लगना चाहिए कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कोई विपक्ष को जिताने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। तो जनता में जाके वो विश्वास हासिल करे, यही उपयुक्त होगा। नहीं, पर वो तो जनता के बीच में जा रहे हैं, 2 बार उन्होंने यात्रा भी निकाल दिया, अभी मुंबई में जाके यात्रा भी खत्म हुई, तो फिर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस? हम कितने दिन अपोजिशन में रहे, हमारे 2 ही आए थे, लोग बोल रहे थे पार्टी खत्म हो गई, हमने मेहनत की, परिश्रम की, लोगों का विश्वास संपादन किया, आज हम सत्ता पे है। कांग्रेस ने भी जाना चाहिए, लोगों में इमेज अच्छी करनी चाहिए, लोगों का विश्वास मिलाना चाहिए। एक और जो बात बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है, और ये जो शिवाजी पार्क की रैली में भी, कि बीजेपी जो है वो ईवीएम की वजह से जीत रही है। बिल्कुल गलत है। देखो, ईवीएम कोई इंटरनेट से जुड़ा नहीं है,
कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता। अब हारने के बाद ये आरोप लगाना सरासर गलत है। नहीं, पर ये उनका कहना है कि जो वीवीपैट नया जोड़ा गया है इसमें, वो वीवीपैट के ज़रिए हैकिंग संभव है और वो चाहते हैं कि वो वीवीपैट में जितनी पर्चियाँ निकलती है उसकी गिनती की जाए। बिल्कुल संभव नहीं है और ये गलत आरोप है। मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। जब जीत होती है तो जीत होती है, हार होती है तो हार होती है। हारने के बाद हार को भी अच्छे दिलों से, अच्छे स्पिरिट में स्वीकारना चाहिए। हारने के बाद उसकी जिम्मेदारी के लिए कोई दूसरा कारण बताना उचित नहीं होगा। तो गडकरी जी, इस कार्यक्रम के आखिर में मैं कुछ निजी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि मैंने पढ़ा कि अब आप तो मतलब नेता ही नहीं रहे, आप तो कंटेंट क्रिएटर बन गए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और आपके यूट्यूब चैनल चलता है, उससे 4 लाख रुपये हर महीने मिलते हैं। तो ये कैसे हुआ ये सब? नहीं, 4 लाख रुपए नहीं मिलते, पर मेरी कोई चैनल नहीं है। पर मेरे कार्यक्रम वहाँ जाते हैं तो लोग दुनिया में देखते हैं। अब 4-4.5 करोड़ मेरे फॉलोअर्स हैं, तो कभी कभी उसमें मुझे पैसे मिलते रहते हैं और वो पैसे मैं सामाजिक कार्य के लिए दान देता हूँ। उसका मेरा कोई अपने लिए उसका उपयोग नहीं करता। नहीं, आप अपने लिए नहीं करते, मतलब ये ऐसी खबर चली थी कि भाई इतना इतना व्यूअरशिप है उस चैनल का गडकरी जी का कि उसका 4 लाख रुपये आप मेरे नाम के कभी 2, कभी 2.5 लाख, कभी 1.5 लाख ऐसा पैसा मिलता है। तो ये हम लोगों को भी सिखाइए ना, हम भी तो कि भाई कैसे यूट्यूब चैनल को आपने अपने सक्सेसफुल बना लिया। क्या होता है कि मुझे मालूम नहीं, पर वर्ल्ड में अमेरिका से लेकर अनेक देशों में मैं जब भाषण देता हूँ तो हिंदी में होता है, कभी अंग्रेजी में होता है, कभी मराठी में होता है। बहुत लोग उसको सुनते हैं। बहुत लोग मुझे हवाई जहाज से इधर कि हमने आपका ये भाषण सुना, आपने वो सुना, और रात को सोने के पहले मैं भाषण सुनता हूँ। मेरे को भी आश्चर्य लगता है। तो इसके पीछे कोई ऐसे प्रयास मैंने नहीं किया है, ये नेचुरल कोर्स में हुआ है। तो ये कौन चलाता है ये चैनल? चैनल नहीं है। पर ये कौन वीडियो कौन अपलोड करता है? आपकी टीम करती है, जो आपके लोग? नहीं, मेरे इस पर जो जाता है वो मेरी टीम करती है जी। यूट्यूब वालों ने मेरे पीछे लोग लगा के रखे, वो मेरे हर कार्यक्रम लेते हैं क्योंकि उनको व्यूअरशिप मिलती है जी। तो उसमें से वो कभी उद्घाटन हुआ, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे हुआ तो वो करते हैं। तो मैं कभी कभी अच्छे एक्सप्रेस हाईवे टनल्स का है उनका मैं अपने चैनल पे करता हूँ, उठा लेते हैं तो लोग उसको दुनिया में देखते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में भाषण होते हैं, IIT में भाषण होते हैं, वो लोग उठा लेते हैं। नहीं, मतलब ये तो आजकल बहुत कम हर नेता चाहता है कि वो वायरल हो जाए, उसकी रील बने, तो वो आप तो उस श्रेणी में आ गए। मतलब मैं कोई कोशिश नहीं करता, मेरा कोई उसके लिए। पर आपकी बातें ही वायरल हो जाती है ना। अब मालूम नहीं मुझे कि मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ। मुझे 8 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। जी। पर मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए 50% चाहिए थे प्रोफेशनल, तो इमरजेंसी का काल था तो मुझे 52% मार्क मिले और 49.26% साइंस ग्रुप में मिले, तो मैं इंजीनियर भी नहीं बना। ये मेरे अनुभव से, मेरे विचारों से, जो मेरे दिल में होता है ऑनेस्टली वही मैं बोलता हूँ। जो बोलता हूँ वही करता हूँ और जो करता हूँ वही बोलता हूँ। तो ये जो आप बोलते हैं कि मैं दिल से बोलता हूँ या मैं बिना डरे बोलता हूँ या जो मन में होता है वो कह देता हूँ, आपकी छवि ये वाली है, तो ये लोग सुनना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं? मुझे लोग क्यों क्या करते हैं वो लोग बता पाएंगे, पर मैं तो मैं सामाजिक कामों में ज़्यादा बोलता हूँ। मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन की बात करता हूँ, बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करता हूँ, बाम्बू की बात करता हूँ, जल जमीन जंगल जानवर की इकोनॉमी की बात करता हूँ। ये तो टोटली मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट अलग है और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे सुधार होगा, ये मेरा मिशन है। मैं अभी काम भी बहुत करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। मेरे यहाँ चीज़ जो कतर से गालीचे बनाता हूँ, ऑर्गेनिक फार्म बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ, मैं बायोफ्यूल में काम करता हूँ, ग्रीन पावर में काम करता हूँ। अभी सब्जियाँ काट कर इक्विप में डालकर एक्सपोर्ट करने का काम करता हूँ। फार्मर प्रोड्यूस कंपनियाँ मैंने बनाई, तो अनेक प्रकार के अभी संतरे में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी पैशन है कि हमारे यहाँ किसान जो आत्महत्या कर रहे 10,000, ये आत्महत्या कैसे रुकेगी और ये किसान में सिंचाई का प्रमाण कैसे बढ़ेगा। केवल स्मार्ट सिटीज़ नहीं, स्मार्ट विलेजेस कैसे बनेंगे, गांव के किसानों के बेटों को रोजगार कैसे मिलेगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी। मैं जब देखता हूँ अपनी एक विजन है, मैं बोलते रहता हूँ, करते रहता हूँ और खुद करता हूँ। मैं जिन प्रकल्पों उनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ में है। मैं कोऑपरेटिव में काम करता हूँ, मेरा एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसका टर्नओवर है
5,000 लोग मेंबर हैं, 60 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है। तो ऐसे छोटे मोटे अनेक काम मैं करता हूँ। मैं 1800 विद्यालय चलाता हूँ, गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली। मैं ट्रस्ट का 22 साल से चला रहा हूँ। वहाँ अभी कम से कम 16,000 बच्चे सीखते हैं, 1800 टीचर हैं, 1 रुपया सरकार का अनुदान नहीं लेता। सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मेड़घाट में काम करता हूँ। अनेक मैंने अभी 40-45 हज़ार हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त में कराए, 350 लोगों को पैर लगा के दिया, 1 लाख लोगों को चश्मे दिए आके जांच करके, तकरीबन 350 लोगों को मशीन लगा के दी डिजिटल अच्छी कान की। फिर मैंने कोविड के काल में 100 करोड़ का साहित्य नागपुर में नहीं, विदर्भ में इकट्ठा करके बांटा, ऑक्सीजन प्लांट बांटे, रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शंस बनाए। तो मैं समाज के लिए जो जो जरूरत है वो काम करते रहता हूँ, अपेक्षा नहीं रखता। यानी मैं कभी कोई राजनीतिक मतलब से नहीं करता, और मैं करता रहूँगा, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी करता हूँ। अभी मैंने एडवांटेज विदर्भ किया, उसमें काफ़ी लोग आए। फिर मैंने एग्रो विजन किया, 5 लाख किसान आए 4 दिन। फिर मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया, रोज़ 50,000 लोग 16 दिन 17 दिन तक आए। फिर मैंने अभी क्रीड़ा महोत्सव किया खासदार, 70,000 प्लेयर खेले, 66 मैदानें थी, करीब 58 गेम्स थे, और 65 और 70-75 साल तक के लोगों ने खेलों में भाग लिया। तो मैं स्पोर्ट्स, कल्चर, फिर भक्ति महोत्सव किया, रोज़ हज़ारों लोग, 10-10, 20,000 लोग, कोई अथर्वशीर्ष कहने के लिए, गणेश राम रक्षा कहने के लिए, भगवान गौतम बुद्ध का एक पाठ है वो कहने के, खूब लोग आए। तो मैं सामाजिक, सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स इसमें और हेल्थ सर्विसेज में काम करते रहता हूँ। तो ये एक जो आपने बात की पर्यावरण के बारे में, आपकी कोई एक गाड़ी आपने इस्तेमाल करना शुरू की जो हाइड्रोजन से चलती है? मेरे पास गाड़ी है। तो ये मैं पेट्रोल डीजल को इस देश में समाप्त हो ये सपना देख रहा हूँ, और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल में हाइड्रोजन, और अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल में इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, मिथेनॉल और हाइड्रोजन तैयार हो। और मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने अभी कर्नाटक में, बेंगलोर में 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर, कर्नाटक सरकार का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल के ट्रक बनाए। अब हमारे यहाँ, मेरे पास गाड़ी है फ्लेक्स इंजन, टोयोटा की इनोवा, वो इलेक्ट्रिक पर चलती है 60%, 40% इथेनॉल पे चलती है, पेट्रोल पे भी चल सकती है, हाइब्रिड है। अब उसकी कॉस्ट निकाले जाए पेट्रोल के एवरेज के हिसाब से तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव पड़ता है। अब टीवीएस, हीरो, बाद में बजाज, इन्होंने 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन में बनाई है। तो देश में बदल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि देश का किसान ऊर्जादाता बने। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। ऊर्जादाता नहीं, अब बिटुमिन वाला बने। अब बिटुमिन नहीं, हवाई ईंधन दाता बने। अभी ये पानीपत में परली से जलाते थे, जिस कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा था, 1 लाख लीटर इथेनॉल, 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। इंडियन ऑयल का प्लांट है। अच्छा, तो मैं मानता हूँ कि इस देश में एनर्जी क्रॉप्स बढ़ने चाहिए। हाइड्रोजन किसान तैयार करेगा, और हम हाइड्रोजन एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, निर्यात करने वाला देश बने। तो आपका एक आंकड़ा मैंने पढ़ा कि 16 लाख करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं हर साल। फॉसिल फ्यूल हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। अगर इसमें से 8 से 10 लाख करोड़ अगर गांव में जाएंगे, किसानों के हाथ में पैसा जाएगा, तो देश की तरक्की कितनी होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना बड़ा होगा, पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के कारण कितना बढ़ेगा। आज 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ है, अगर ये चला गया तो ये 22% पे जाएगी। तो कितना गांव से क्यों लोग आएंगे शहर में। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। नहीं, तो ये जो आपकी हाइड्रोजन से गाड़ी चलती है उसमें बड़ी लोगों की रुचि है कि वो जनता में कब, मतलब कंज्यूमर तक कब पहुंचेगी वो गाड़ी? देखो, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास से और कचरे से बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से, वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन। अब हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाइड्रोजन भरने के लिए जो पंप लगते हैं वो लगेंगे, पर हाइड्रोजन की बसेस, ट्रक बन गई है। अब आईसी इंजन में अभी टाटा और लेलैंड ने उसमें हाइड्रोजन डाल सकते हैं। हाइड्रोजन पे रेलवे के इंजन चल रहे हैं, हाइड्रोजन पे हवाई जहाज चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है कि हाइड्रोजन ये
फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये देश हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा तैयार करेगा। और आज बाकी देशों से जब ऐसे हम क्रूड ऑयल और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा हाइड्रोजन दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। वो दिन अब दूर नहीं है, निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे आखिर में जो एक उन दर्शकों ने सवाल पूछा है और लोगों को पता नहीं, मतलब अब तो आपको उस रूप में देखा नहीं जब आपका वज़न, जैसे आपने कहा जब आपके वज़न का कोट लाया था सिक्योरिटी गार्ड के पास में, तो 10 सालों में आपने अपना वज़न बहुत कम कर लिया। तो ये सबसे ज़्यादा लोग, एक बात ऐसी हुई कि मैंने मेरे 50-52 साल तक मेरे हेल्थ को बहुत निगलेक्ट किया। इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज मेरा जीवन था। मेरा वज़न 135 किलो था, आज मैं 90 किलो हूँ, 45 किलो कम हुआ है। मैं रोज़ सुबह उठकर प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जिसके कारण और फिर बस खाने में भी मैंने बहुत कंट्रोल किया है और क्या क्या छोड़ा? बहुत कुछ छोड़ा है। पर पहले 4 समोसे खाता था तो अब 1 खाता हूँ तो अब मैंने काफ़ी मेंटेन किया है और मैं अभी काफ़ी मेडिकली फिट हूँ। और मेरा आपके मार्फत दर्शकों को एक सलाह है कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी से अपने वेल्थ को दो और थर्ड प्रायोरिटी आपको जो काम करना है वो करो। ये बहुत आवश्यक है। मेरे जीवन के अनुभव से मैं ये बात सीखा हूँ, ज़रूर आप उनके तक मेरी ये बात पहुँचाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी हमसे बात करने के लिए साक्षात्कार में। तो ये थे नितिन गडकरी जी, जो कि वापस तीसरी बार लगातार नागपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो इस बार उन्हें उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड मतलब से जीतेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। नमस्कार, थैंक यू।